नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल सनबिक क्लासेज में। हम लोग किरण पब्लिकेशन के वॉल्यूम 2 में दिया हुआ बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसमें 150 प्रश्न दिया हुआ, पूरे प्रश्न को डिटेल सोल्यूशन किया जाता है मैथ और रीजनिंग का। आप इसे पूरा जरूर देखें, काफ़ी फायदा करेगा एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है सामान्य अध्ययन से। खाली स्थान एक भारतीय अमेरिकी पेशेवर पहलवान जो द ग्रेट खली के नाम से प्रसिद्ध है। द ग्रेट खली के नाम से प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा 4, दलीप सिंह राणा। दलीप सिंह राणा WWE में द ग्रेट खली के नाम से जाने जाते हैं। वह एक भारतीय पेशेवर पहलवान, कुश्ती प्रमोटर और अभिनेता है। उन्हें WWE हॉल ऑफ फेम में 2021 वर्ग के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। अगला है 1798 में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, लॉर्ड वेलेस्ली। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली भारत बंगाल का गवर्नर जनरल बने। उन्होंने कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल बनाया जिसे गवर्नमेंट हाउस कहा जाता था। 23 गवर्नर जनरल और बाद में वायसराय इस सदन में रहे थे जब तक कि 1912 में राजधानी दिल्ली स्थानांतरित नहीं हो गया तब तक। अगला है 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को निम्न में से क्या कहा जाता था। पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को सही आंसर हो जाएगा 4, मस्कट कहा जाता था। इसे 16वीं शताब्दी में पेश किया गया था। यह आधुनिक राइफल का पूर्ववर्ती था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में किस स्थान पर है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 111वें स्थान पर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 4 स्थान फिसलकर 111वें स्थान पर आ गया है। 2022 में रैंकिंग कितना था तो 121 देशों में 107 था। ताज़ा रैंकिंग में भारत का जो स्कोर है वो 28.7 है, जो भुखमरी के गंभीर स्तर को दर्शाता है। अगला है आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जिसे खाली स्थान द्वारा जारी किया जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यह जारी किया जाता है। 12 अंकों का व्यक्तिगत पहचान संख्या। यह संख्या भारत में कहीं भी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। अगला प्रश्न है कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को खाली स्थान में हुई थी। और इसका सही आंसर हो जाएगा 1, एथेंस में। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस के ग्रीस में आयोजित किया गया था। यह आधुनिक युग में आयोजित पहला ओलंपिक खेल था। 1896 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को आधिकारिक तौर पर ओलंपियाड के खेलों के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या दिया जाता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, 11 लाख रुपये की नगद पुरस्कार, प्रशंसा पत्र और देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दिया जाता है। यह सांस्कृतिक संगठन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रायोजित है। अगला प्रश्न है कि किसी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, जवाहरलाल नेहरू ने 19 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पर पूछा किसकी अध्यक्षता में। रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारतीय तिरंगा झंडा फहराया गया था। कोलानालू नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में किस राज्य में किया जाता है। कोलानालू। और इसका सही आंसर हो जाएगा 4, आंध्र प्रदेश में। कोलानालू या छड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। यह एक ग्रामीण कला है जिसे आमतौर पर ग्रामीण त्योहारों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। कोलट्टम समूह में 8 से 40 तक के नर्तक शामिल होते हैं जिन्हें जोड़ियों में समूहीकृत किया जाता है। छड़ी मुख्य लय प्रदान करती है। 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की खालिस्तान पहाड़ियों में फैल गया था। सही आंसर हो जाएगा 3, गुडेम। आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में 1920 के दशक में शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन फैल गया था। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमला किया, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने का प्रयास किया और स्वराज प्राप्त करने के लिए गुरिल्ला युद्ध किया। पंजाब का निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार पारंपरिक रूप से रबी फसलों की कटाई से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 1, बैसाखी। बैसाखी सिखों और हिंदुओं द्वारा बसंत ऋतु में नए फसलों के आगमन पर मनाया जाने वाला त्यौहार है जो आमतौर पर हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। यह सिख नव वर्ष का प्रतीक है और 1699 में गुरु गोविंद सिंह के अधीन योद्धाओं के खालसा पंथ के गठन की याद दिलाता है। पंजाब में बैसाखी रबी की फसल के पकाने का भी प्रतीक है।
उष्णकटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो अखबारों में देखा गया था किस देश से संबंधित है? आंसर हो जाएगा एक चीन से। एक चीनी अनुसंधान समूह ने दक्षिण चीन सागर में ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप नामक एक विशाल न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का निर्माण शुरू किया है, जिसे चीनी में हेलिंग ओशन बेल नाम दिया गया है। यह दूरबीन दुनिया का सबसे व्यापक भूतकण डिटेक्टर बनने की ओर अग्रसर है और इसे समुद्र की सतह के नीचे 3500 मीटर की गहराई पर स्थित किया जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1958 तक चला की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? युवा अर्थशास्त्री। और इसका सही आंसर हो जाएगा एक के.एन. राज। के.एन. राज। प्रथम पंचवर्षीय योजना 9 जुलाई 1951 को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इस योजना को अर्थशास्त्री के.एन. राज द्वारा तैयार किया गया था, जो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। किससे? हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते थे। निम्नलिखित में कौन सा चरण उनमें से एक नहीं था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3, पाठ को संपादित करना। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान पांडुलिपि के निर्माण में 4 चरण थे। कौन थे? तो पहला जो था वो कागज़ तैयार करना, दूसरा था पाठ लिखना, और तीसरा था जो वो महत्वपूर्ण शब्दों और अंशों को चिन्हित करने के लिए क्या करना है? सोना पिघलाना। और चौथा जो था वो क्या था? वो बाइंडिंग तैयार करना। क्या था? बाइंडिंग तैयार करना। अगला है अशोक चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा एक नीरजा भनोट। नीरजा भनोट 1986 में अशोक चक्र पाने वाली भारत की पहली महिला थी। वह एक भारतीय हेड पर्सर थी जो 5 सितंबर 1986 ईस्वी को पाकिस्तान के कराची में एक स्टॉप ओवर के दौरान पैन एम फ्लाइट 73 पर यात्रियों को बचाने के दौरान मर गई। इस विमान को आतंकवादियों ने अपहरित कर लिया था। मरणोपरांत वह अशोक चक्र पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता भी बनी थी। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने के भंडार है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 4, कर्नाटक। राष्ट्रीय खनिज डेटा सूची 2021 के अनुसार राज्यों के द्वारा स्वर्ण प्राथमिक के मामले में सबसे बड़ा संसाधन बिहार 44% में स्थित है। इसके बाद राजस्थान 25% है, कर्नाटक 21% है, पश्चिम बंगाल 3%, आंध्र प्रदेश 3%, झारखंड 2% का स्थान है। कर्नाटक भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, कॉलिन मैकेंजी को। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ब्रिटिश इंडिया कंपनी में एक स्कॉटिश सेनाधिकारी थे जो भारत के पहले सर्वेयर जनरल थे। इन्होंने ही दक्षिण भारत का पहला प्रमाणिक भौगोलिक मानचित्र तैयार किया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार कितना % की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है? आंसर हो जाएगा 4, 63.82% साक्षरता दर वाला बिहार सबसे कम साक्षर राज्य है। और सबसे ज़्यादा क्या है? कौन सा राज्य है? तो वो है केरल। कितना? तो 93.91% के साथ। गंगा ग्राम परियोजना इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित एक बहुहित का धारक सम्मेलन में गंगा नदी के किनारे बसे सभी 4470 गांवों के स्वच्छता आधारित एकीकृत विकास के लिए एक परियोजना गंगा ग्राम का शुभारंभ किया है। यह ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी के साथ गंगा नदी के तट पर स्थित गांवों के समग्र विकास के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण है। निम्न में से कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास, जिन्हें लोकप्रिय रूप से देशबंधु कहा जाता है, पेशे से एक वकील थे जिन्होंने 1894 में अपनी वकालत को छोड़ दिया और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन के दौरान राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चित्तरंजन दास ने 1909 में अलीपुर बम मामले में शामिल होने के आरोप में फिर से संक्षिप्त और सफलतापूर्वक अरबिंदो घोष का बचाव किया था। अगला है भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 4, भाग 5 के अनुच्छेद कितने में? अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित नियमों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होगा और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा 2, कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित है। यह राज्य का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं कि इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था। और इसका सही आंसर हो जाएगा 2, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने सिंधु घाटी से बंगाल के सोनार घाटी तक अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए शाही सड़क का निर्माण कराया था। ब्रिटिश काल में कलकत्ता और पेशावर को जोड़ने वाली इस सड़क का नाम बदलकर दी ग्रैंड ट्रैक यानी जीटी रोड कर दिया। दी ग्रैंड टी यानी ग्रैंड ट्रक रोड कर दिया। अगला है सीसीआई ने आईडीएफसी के किस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का विलय हो गया आईडीएफसी बैंक में। जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा 2, किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना। सकल घरेलू उत्पाद का मुख्य उद्देश्य किसी देश की अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य पर नज़र रखना। यह देश की सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट समय अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। जीडीपी का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई अर्थव्यवस्था बढ़ रही है या मंदी का सामना कर रही है। भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 1998 में किया था। भारत ने पहली बार कब किया था? 1974 में किया था, जिसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। अब भारत ने सैन्य उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने की अपनी क्षमता को प्रदर्शन करते हुए मई 1998 में कई परमाणु परीक्षण किए, जिसका कोड नाम दिया गया था क्या? तो वो दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। क्या दिया गया? ऑपरेशन शक्ति। ये दिया गया है 1998 में हुआ था, उसकी 1974 वाला का स्माइलिंग बुद्धा। वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित 32वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा 3, शिवशंकरी को। शिवशंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था। 12 अक्टूबर को प्रसिद्ध लेखक और कार्यकर्ता शिवशंकरी को दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय ने वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान के लिए सम्मानित किया गया था। ये उन्हें तमिल में लिखे गए उनके संस्मरण सूर्यवंशम के लिए सम्मानित किया गया है। अगला है, जब एक संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो बजट खाली स्थान में कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2, अधिशेष कहा जाता है। जब सरकार की अनुमानित प्राप्तियां बजट में सरकारी अनुमानित व्यय से अधिक होती है तो बजट को अधिशेष बजट कहा जाता है। सरप्लस बजट के मामले में सरकार अर्थव्यवस्था में डालने से ज़्यादा पैसा लेती है। मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर। इसे खाली स्थान 1957 द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। और इसका सही आंसर हो जाएगा 4, जीन गॉटमैन। ग्रीक शब्द मेगालोपोलिस जिसका अर्थ है महान शहर, जीन गॉटमैन द्वारा लोकप्रिय किया गया था। यह महानगरीय क्षेत्र का प्रतीक है जो महासभा के संघ के रूप में विस्तारित है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार जिनकी गारंटी अनुच्छेद 29 एवं 30 के तहत दी गई है। अगला है, भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया है। 1935 के अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन को समाप्त कर दिया और केंद्रीय शासन व्यवस्था की शुरुआत की। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर हो जाएगा 2, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन को। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी थे, लेकिन 1950 में अस्थायी रूप से इस पद को समाप्त कर दिया गया। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे और ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, गुजरात में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से बनाया गया है। गुजरात में स्थित यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर है। प्रसिद्ध मूर्तिकार रामवीर सुतार स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार हैं। भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रयागराज। प्रयागराज भारत के प्राचीन तीर्थस्थलों में से एक है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी इलाहाबाद में होता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आंसर हो जाएगा 4,
6 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक दूसरे वर्ष राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उनके स्थान पर नए निर्वाचित सदस्य आते हैं। प्रत्येक सदस्य 6 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? और इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। 28 गोल्ड जीते। कितना? 107 पदक टोटल जीते हैं, जिसमें 28 गोल्ड शामिल है, 38 सिल्वर है और 41 ब्रॉन्ज मेडल है। इतने पदक जीते हैं एशियन गेम्स 2023 में भारतीयों ने। अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है कि यह वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, लॉर्ड डलहौजी। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध पर कब्जा कर लिया। 1851 में उन्होंने अवध के राज्य को एक चेरी के रूप में वर्णित किया जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी। बैसाखू उत्सव भारत में खालिस्तान राज्य से जुड़ा है और इसका सही जवाब हो जाएगा 1, असम से। असम में अप्रैल के मध्य में बैसाखू उत्सव मनाया जाता है। यह नव वर्ष के आगमन के लिए बसंत ऋतु का उत्सव है। यह त्यौहार आमतौर पर असम के बोरो कचारी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बैसाखू उत्सव। राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2, छत्तीसगढ़। राउत नाचा मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय द्वारा किए जाने वाला एक औपचारिक नृत्य है। 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2, एशिया में स्थित है। किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह विश्व की सबसे अधिक आबादी वाली महाद्वीप है जो विश्व की कुल आबादी का लगभग 60% है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? आंसर हो जाएगा 4, राज्य विधानसभाएं। संसद लोकसभा, निचला सदन, राज्यसभा उच्च सदन और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास राज्य विधानसभा। वंदे मातरम स्रोत गान किसने लिखा था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। यह 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था और एक बंगाली कथा उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था और इसे पहली बार 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम गायन की अवधि कितना देर है? तो 65 सेकंड में गाना है। और जनगणना को कितने में? जनगणना जो राष्ट्रीय गान है उसे 52 सेकंड के अंदर गाना है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा 3, 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 ईस्वी को किया गया था इलाहाबाद में। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन के सफलता के पश्चात किया था। इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल खालिस्तान नदी पर स्थित है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, घोड़। इनाम गांव महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह स्थल घोड़ नदी के तट पर स्थित है। इसे भीमा घाटी के क्षेत्रीय केंद्र माना जाता है। फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? और इसका आंसर हो जाएगा 2, 8 फुट। फुटबॉल के खेल में 2 गोल पोस्ट मैदान के दोनों छोरों पर स्थित होता है और यह मैदान के कोने के फ्लैग पोस्ट से समान दूरी पर स्थित होते हैं जो एक क्षैतिज क्रॉसबार द्वारा शीर्ष पर जुड़ते हैं। फुटबॉल एसोसिएशन के अनुसार एक गोल पोस्ट 8 फुट ऊंचा और 24 फुट चौड़ा होना चाहिए। द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है? द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। आंसर हो जाएगा ए, ट्विंकल खन्ना। द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद ट्विंकल खन्ना द्वारा लिखित नारीवाद पर आधारित 4 कहानियों का संग्रह है। इसमें 4 कहानियां हैं। द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, सलाम, नोनियप्पा, इफ़ द वेदर परमिट ऑफ द सैनिटरी मैन ऑफ सेकंड लैंड। वह भारतीय अखबार का स्तंभकार, फिल्म निर्माता, फिल्म अभिनेत्री और इंटीरियर डिजाइन है ट्विंकल खन्ना। खाली स्थान को औद्योगिक कृषि के रूप में जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा 1, गहन कृषि। सघन फसल भूमि कृषि को गहन कृषि या औद्योगिक कृषि कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। खाली स्थान को अक्सर पश्चिमी सभ्यता को उष्मायित इनक्यूबेटर कहा जाता है। आंसर हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 3, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर एक अंतर महाद्वीपीय समुद्र है जो पश्चिम में अटलांटिक महासागर से पूरब से एशिया तक फैला है और यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। खाली स्थान चालुक्य वंश की राजधानी थी। आंसर हो जाएगा 1, बादामी। बादामी चालुक्य वंश की राजधानी थी। 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच चालुक्य वंश ने दक्षिण और मध्य भारत के विशाल क्षेत्रों पर शासन किया। पुलकेशिन प्रथम ने 543 ईस्वी में चालुक्य वंश की स्थापना की। उसने बतापी, कर्नाटक के बागलकोट जिले में आधुनिक बादामी पर विजय प्राप्त की और इसे अपनी राजधानी घोषित किया। भरहुत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?
सही आंसर हो जाएगा 2, मध्य प्रदेश में स्थित है, वो भी सतना जिले में स्थित है भरूत स्तूप। भरूत स्तूप आरंभ में अशोक द्वारा बनवाया गया था और बाद में शुंगों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। भरूत स्तूप बौद्ध कला के प्राचीन चरण का प्रतिनिधित्व करता है तथा यह बुद्ध के प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया है। अब आइए देखते हैं सामान्य विज्ञान एवं गणित के प्रश्न। पॉलीसोम के राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? पॉलीसोम के राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1, mRNA का प्रोटीन में रूपांतरण करने में मदद करता है। आंसर हो जाएगा 1। पहली बार एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किसने किया था? एसिटिक अम्ल का, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कोल्बे ने। 1845 ईस्वी में जर्मन रसायनज्ञ हर्मन कोल्बे ने पहली बार अकार्बनिक घटकों से एसिटिक अम्ल तैयार या संश्लेषित किया। उन्होंने क्लोरीन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड बनाया और उत्पाद के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाया। निम्नलिखित में कौन सा कारक समुद्र की लवणता को प्रभावित नहीं करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, जल निकायों में पाए जाने वाले समुद्री सूक्ष्म जीवों का प्रकार। सतही लवणता तटीय क्षेत्रों में नदियों से मीठे पानी के प्रवाह से और ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने और पिघलने से प्रक्रियाओं से बहुत प्रभावित होती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक का व्यवस्थित नाम नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड है, जिसका कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में और उर्वरक को और प्रशीतक के रूप में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 4, अमोनिया, NH3। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3। निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल अनाज के लिए कीटनाशक या धूमक, प्यूमिंगेंट के रूप में और फ्लेयर्स में प्रज्वलित करने वाले कारक के रूप में किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3, एल्युमिनियम फॉस्फाइड। क्या है? एल्युमिनियम फॉस्फाइड। इसका उपयोग अनाज के लिए कीटनाशक या प्यूमिंगेंट के रूप में और फ्लेयर्स में प्रज्वलित करने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। यह फॉस्फिन गैस PH3 पैदा करता है, जो कि एक माइटोकॉन्ड्रियल जहर है। Mn के ऑक्साइड की अम्लता का सही बढ़ता क्रम है? और इसका आंसर हो जाएगा 2, Mn2O7 से छोटा होगा MnO2, उसके बाद MnO। आंसर हो जाएगा 2। CNG का मुख्य घटक क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मीथेन। CNG का मुख्य है वो है मीथेन। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति खाली स्थान के कारण होती है? और इसका आंसर हो जाएगा 4, गुरुत्व बल। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति गुरुत्व बल के कारण होती है। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से 1/6 भाग है। चंद्रमा पर वायुमंडलीय अनुपस्थित है। इसका पलायन वेग जो है वो 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड है और पृथ्वी पर पलायन में 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। जब लोहे को खाली स्थान और खाली स्थान के साथ मिश्रित किया जाता है तो हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है। किस किस के साथ भाई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा निकेल और क्रोमियम के साथ अगर मिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा कौन सा? तो स्टेनलेस स्टील। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। शरीर की विशेषताओं को दर्शाने वाला शब्द निम्न में से कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2, समलक्षणी। समलक्षणी शब्द शरीर की विशेषताओं को दर्शाता है। समलक्षण अर्थात समान लक्षणों वाला। समजीनी आनुवंशिक आधार पर प्रजातियों की विशेषता को दर्शाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दंत बलक, दंत एनामेल किससे बना होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर, कैल्शियम फास्फेट का। दंत बलक या दंत एनामेल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। डॉक्टर द्वारा दांत को देखने के लिए अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। एनामेल दांत का सबसे कठोर और ठोस भाग है। फास्फोरस की परमाणविकता क्या है? और इसका सही जवाब हो जाएगा 1, चतुष्परमाणविक होता है। फास्फोरस की परमाणविकता 4 होता है। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक जो है वो 15 है। यह बहुपरमाणविक तत्व है। किसी अणु संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु का परमाणुकता कहते हैं। आंसर हो जाएगा 1। डायलिसिस की प्रक्रिया संबंधित है और इस सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, किसे? तो ब्रिक्स से। डायलिसिस का संबंध मनुष्य की किडनी से है। किडनियों के खराब होने पर डायलिसिस की क्रिया की जाती है। इसमें कृत्रिम तरीके से रक्त की सफाई की जाती है। किडनी या ब्रिक की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। ध्यान से किडनी दर्शाता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना से अधिक मौलिक गुण है। और इसका सही आंसर हो जाएगा 4, हेनली मॉजले। हेनली मॉजले बताता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है। मेंडलीफ ने बताया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्तफलन होते हैं। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति खाली स्थान गति का एक उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, असमान गति के उदाहरण, असमान गति के। आप किसी जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशीय सुकेंद्रित है। सही जवाब हो जाएगा 2, प्लांटी।
कोशिका भित्ति वाले बहुकोशीय सुकेंद्रिक जीव प्लांटी जगत के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूटन के गति के तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? आंसर हो जाएगा 1, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया लगता है न्यूटन के गति तीसरे नियम में। एक ही समूह में तत्वों के समान खाली स्थान है। आंसर हो जाएगा 3, रासायनिक गुण। एक ही समूह में तत्वों के समान रासायनिक गुण है। पौधे में लचीलापन प्रदान करने वाला अस्थायी ऊतक को कहा जाता है। पौधे में लचीलापन प्रदान करने वाला अस्थायी ऊतक को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा 3, स्क्लेरन कायमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो स्क्लेरन कायमा कहा जाता है। पौधे में 2 प्रकार के ऊतक होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक ऊतक, एक अस्थायी ऊतक। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबता हो तो आंसर हो जाएगा 1, कोई कार्य नहीं हुआ। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबता हो तो कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि कार्य बराबर किसी वस्तु पर लगने वाले बल से स्थिति में परिवर्तन होने को कार्य माना जाता है। कार्य बराबर बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। अगला है, खाली स्थान को उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा 2, सरसों को। सरसों का एक उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है। उभयलिंगी पौधे वे होते हैं जिनमें पुरुष और मादा जननांग एक ही फूल पर पाए जाते हैं। सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। गुरुत्वाकर्षण बल खाली स्थान वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक है, जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। आंसर हो जाएगा 3, प्रत्येक और हर एक। निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? आंसर हो जाएगा 1, गति ऊर्जा। निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? सही जवाब हो जाएगा 2, पश्चदर्शी दर्पण। पश्चदर्शी दर्पण। सिलिका घुलनशील है। सिलिका घुलनशील है। सही जवाब हो जाएगा 2, HF में। सिलिका जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड में घुलनशील है। HF रंगहीन गैस है। यह तरल फ्लोरीन का प्रमुख औद्योगिक स्रोत है। अब आइए मैथ का प्रश्न है कि एक समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई निश्चित धनराशि 3 वर्षों के बाद बढ़कर 6425 रुपये है और 8 वर्षों के बाद 8800 रुपये हो जाती है। वही धनराशि उसी साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों के बाद बढ़कर कितनी हो जाएगी? यहाँ पर कह क्या रहा है कि मूलधन जो हमारे पास है प्लस 3 वर्षों का ब्याज, 3 वर्षों का ब्याज कितना हो जा रहा है? तो वो हो जा रहा है मूलधन प्लस 3 वर्षों का ब्याज कितना हो जा रहा है? 6425 रुपया हो जा रहा है। अब मूलधन प्लस 8 वर्षों का ब्याज, 8 वर्षों का ब्याज कितना हो जा रहा है? तो वो हो जा रहा है 8800 रुपया। तो 5 वर्षों का ब्याज इससे निकल जाएगा। 5 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 8800 माइनस 6425 रुपया, कितना हो गया? 2375 रुपया। अब 3 वर्षों का ब्याज अगर निकालना हो तो 2375 बटा 5 गुना 3 कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 1425 रुपया। तो मूलधन बराबर हो जाएगा 6425 और माइनस 1425 रुपया, तो कितना हो गया? 5000 रुपया। हो गया 5000 रुपया। 5 वर्षों के बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो ये 5000 प्लस 2375, 5 वर्षों के बाद अब कितना हो जाएगा? 5 वर्षों के बाद तो हमारे पास वो जुड़ जाएगा कितना? 5000 अब प्लस कितना जुड़ जाएगा? 2375। कितना हो जाएगा? जुड़ जाएगा 2375। हमारे पास आ जाएगा 7375। आंसर हो जाएगा 1। एक परीक्षा में शामिल विद्यार्थी में 40% लड़के थे और शेष लड़कियां थी। लड़कियों के उत्तीर्ण प्रतिशत 53.1/3% है और लड़कों के उत्तीर्ण प्रतिशत X% है। यदि विद्यार्थियों का समग्र उत्तीर्ण प्रतिशत 56% है तो X का मान क्या होगा? इसे सबसे पहले क्या करना है कि माना परीक्षा में शामिल विद्यार्थी कितने हैं, तो वो है 100 मान लेते हैं। लड़कों की संख्या कितनी हो गई भाई? लड़कों की संख्या कितनी हो गई? तो लड़कों की संख्या हो गई 40। तो लड़कियों की संख्या निकल जाएगी। लड़कियों की संख्या हो जाएगी कितनी? तो वो हो जाएगी 60। अब सफल लड़की कितनी हो गई? सफल लड़की, तो सफल लड़की टोटल हो गई कितना? 60 में कितना? 53.1/3% को निकालना, यानी 60 गुना 160/300 हो जाएगा। इसे भिन्न के जोड़ को तोड़ दिए हैं तो हमारे पास कितना हो गया? तो ये हो गया 32 लड़कियाँ। 32 लड़कियाँ जो है वो है सफल है। तो कितने लड़के जो है वो सफल है? तो सफल लड़के बराबर निकल जाएंगे। टोटल कितना था? 56, उसमें 32 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24। यानी 24 लड़का है जो सफल है टोटल लड़कों में। तो पूछ रहा है ना कि उत्तीर्ण प्रतिशत X% है, तो X का मान क्या होगा? तो टोटल लड़का जो है 40 है,
वो कितने है, वो 100% के बराबर है। तो 24 लड़के कितने परसेंट के बराबर हो जाएंगे, ये हमें देखना है। तो 100/40 गुना 24 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 60%। कितना हो जाएगा, 60%। आंसर हमारे पास हो जाएगा चौथे नंबर। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि के बाद भी इसके समग्र व्यय में 10% वृद्धि होती है, तो वस्तु की खपत की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी आई है। अगर आरंभिक मूल्य कितना था, माना कि आरंभिक मूल्य जो है, आरंभिक मूल्य 1 रुपया है, 1 रुपया पर किलोग्राम है। खपत कितना है, तो खपत है 100 किलोग्राम। व्यय कितना है, व्यय बराबर 100 रुपया है। अब दूसरी स्थिति में क्या रहा है कि मूल्य जो है अब 1.25 रुपया पर केजी होगा, क्योंकि 25% की वृद्धि होगी और उसके व्यय में भी 10% की वृद्धि हुई। व्यय में कितनी परसेंट की हुई, 10% की, यानी 110 रुपया। खपत कितना हो रहा है, खपत बराबर कितना, 110/1.25 यानी 88 किलोग्राम खपत हो रहा है। तो कमी कितना हुआ, कमी जो हमारे पास चीनी का हुआ वो कितने का हुआ, या किसी वस्तु का, तो वो है 12 केजी का। कितना, 12 केजी का। पहले 100 केजी का था, और 88 केजी हो रहा है, नहीं 12 केजी का। तो परसेंटेज भी अगर हो गया कितना, तो 12, क्योंकि हम लोग 100 माने थे। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12। एक किसी काम का 1/3 भाग 5 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम को 3/5 भाग 6 दिनों में पूरा कर सकता है। एक साथ मिलकर 4 दिनों तक काम करते हैं। शेष काम को सी अकेले 8 दिनों में पूरा करता है। सी अकेले उसी काम को 3/4 भाग खाली स्थान में पूरा कर सकता है। तो आइए इसे किस तरह निकालते हैं। तो एक तिहाई काम 5 दिनों में करता है, तो ए द्वारा एक काम को लिया गया समय कितना हो जाएगा, ए द्वारा एक काम को लिया गया समय हो जाएगा 3 × 5 बराबर कितना हो जाएगा, 15 दिन। दूसरा कह रहा है कि बी द्वारा एक काम करने में कितना होगा, बी द्वारा एक काम को करने में तो 5 बटा क्या करता था, वो 3 काम करता था। कितना है, बी द्वारा उसको 3/5 भाग 6 दिन में पूरा करता था। हो जाएगा हमारे पास 6 × 5/3 तो हो जाएगा 10 दिन। कितना हो जाएगा, 10 दिन। अब ए प्लस बी का 4 दिनों का काम कितना होगा, ए प्लस बी का 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, 4 दिन का काम हो जाएगा 4 × 1/15 प्लस 1/10, क्योंकि एक दिन में ये 1/15 1/10 है। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 2/3 हो जाएगा। शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा 1 से घटा देंगे, 2/3 बचा 1/3। अब सी द्वारा 1/3 काम करने में लगा कितना, सी द्वारा 1/3 काम को करने में 8 दिन लगाया है। तो सी द्वारा 3/4 काम को करने में कितना लगाएगा, तो हो जाएगा 8 × 3 × 3/4। आंसर होगा हमारे पास 18 दिन। कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 18 दिन। आंसर हमारे पास आ जाएगा दूसरे नंबर। एक व्यक्ति ने 84 रुपये प्रति दर्जन की दर से कुछ संतरे लिए और इन संतरों को 3 गुने संतरे 72 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। वह सभी संतरे 90 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत खाली स्थान है। माना पहले प्रकार के संतरे बराबर कितना है, 1 दर्जन। दूसरे प्रकार के संतरे कितने हैं, 3 दर्जन। 4 दर्जन संतरों का क्रय मूल्य कितना है, तो 84 प्लस 3 × 72, क्योंकि पहले 84 रुपया में लिया है, बाद में 72 रुपया में लिया है। जब सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 300 रुपया। अब इनका विक्रय मूल्य कैसे कह रहा है कि 90 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा, यानी 4 × 90 हो जाएगा 360 रुपया। लाभ कितना हुआ भाई, तो 360 माइनस 300 खरीदने में बटा 300, और उसको परसेंटेज निकालना है तो 100 से अधिक कर दीजिए, हमारे पास आ जाएगा 20%। आंसर हो जाएगा 4। 12 संख्याओं का औसत 55 है। इन 12 संख्याओं में से प्रारंभिक 4 संख्याओं का औसत 48 है, अंतिम 9 संख्याओं का औसत 57 है। यदि चौथी संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। आइए इसे सोल्व करते हैं। चौथी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, चौथी संख्या बराबर हो जाएगा 4 × 48 तो पहले था, प्लस 9 × 57, माइनस कर देंगे 12 × 55। इसलिए कर देंगे कि टोटल का इतना औसत है, और इन दोनों का तो हमारे पास जो चौथी संख्या है वो आ जाएगा कितना, 45 आ जाएगा। अब चौथी संख्या अगर हटा देंगे तो अब कितना बचा, 11 संख्या। और टोटल कितना हमारे पास वो आ रहा था, वो देखिए 12 × 55, 12 × 55 पहले था, माइनस उसमें से 45 जो हमारे पास ये आया, ये घटा दे रहे हैं, तो आ जाएगा कितना, 615। अब 615 कितने बच गए हैं,
तो वो 11 संख्या बच गया, तो उस 11 से भागा दे दीजिए, सीधे आ जाएगा 55.9। आंसर हो जाएगा 1। एक वृत्ताकार तार स्वरूप के मोड़े जाने पर 12,474 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरता है, तब अब उसे एक आयत के आकार में मोड़ा गया है जिसकी भुजाएं 5.6 के अनुपात में है। इस आयत की बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए आइए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा? 12,474 वर्ग सेंटीमीटर। अब 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 12,474। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12,474 गुना 7/22। इससे जब सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 3969। क्या हो जाएगा? 3969 रुपये। आर बराबर कितना 69 करें? 3969 सेंटीमीटर हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? उसको अंडर रूट करेंगे 3969, तो हो जाएगा 63 सेंटीमीटर। अब तार की लंबाई क्या हो जाएगा? तार की लंबाई बराबर 2πr। 2πr में कन्वर्ट करिए, 2 गुना 22/7 गुना 63 बराबर 396 सेंटीमीटर। क्यों कर दिए गए हैं? क्योंकि परिमाप ही होगा, जब उसे मोड़ेंगे तो उसकी भुजा निकल के आएगी आयत के। अब जितना परिमाप होगा उतना ही तार की लंबाई मतलब 2πr है वो होगा। तो हमारे पास कितना आ गया? 396। 396 बराबर होगा 2 × L+B होगा, क्योंकि जितना इसकी तार की लंबाई उतने ही परिमाप हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास L+B बराबर आ गया 198। हमारे पास दिया हुआ L/B बराबर 5/6। तो कह रहा है बड़ी भुजा क्या होगा? बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा कितना है? 6 है। तो 6 गुना कितना? 6/11, तो पहले टोटल गुना कितना हो जाएगा? तो 198। हमारे पास आ जाएगा कितना? 108 सेंटीमीटर। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 36 गुना √2 पाई वर्ग सेमी है। यदि शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर हो तो शंकु का आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा? माना कि शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है? तो वो है r सेंटीमीटर है। अब ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई r सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई की बात अगर हम ऊंचाई r ने ऊंचाई h है, तो तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? तिर्यक ऊंचाई L बराबर होगा √h² + r²। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अगला प्रश्न है कि एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 36 गुना √2 पाई वर्ग सेमी है। यदि शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर हो तो शंकु का आयतन क्या होगा? अब यहाँ पर कह रहा है शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है? आधार की त्रिज्या तो हो जाएगा r सेमी, हम यहाँ मान लेते हैं। तो उसकी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी? क्योंकि दोनों बराबर है तो ऊंचाई भी हो जाएगा r सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? तिर्यक ऊंचाई बराबर हो जाएगा, जहाँ जिसे L कहते हैं, h² + r² बराबर हो जाएगा √2 r² हो जाएगा, यानी √2 r हो जाएगा। कितना? √2 बाहर × r हो जाएगा सेंटीमीटर। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है πr/L। तो पाई तो है, r वही है, और √2 r हो जाएगा। तो हमारे पास जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? ये इतना बराबर हमारे पास दिया है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना? 36 √2 पाई दिया हुआ है। तो पाई अगर इसे हम काट देते हैं तो हमारे पास जो आ जाएगा r² बराबर कितना आ जाएगा? r² बराबर आ जाएगा कितना? 36। r बराबर होगा √36 बराबर 6। क्या हो जाएगा? 6। शंकु का आयतन बराबर कितना हो जाएगा? शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 πr²। h मान रख दीजिए, तो हम π/3 गुना 6 गुना 6 गुना 6 बराबर हमारे पास हो जाएगा 72 पाई। क्या हो जाएगा? 72 पाई। आंसर आ जाएगा पहला। अगला प्रश्न है कि 5/6 भागा 2/3 का 4/5 भागा 3/4 - 3/4 गुना 5/3 भागा इतना, ये सब कुछ रेकरिंग वाला भी दिया हुआ है इसमें, उसका मान निकालना। तो सबसे पहले रेकरिंग को सोल्व कर लेते हैं। क्या होगा? तो 0.83 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 0.83 को हम लिख सकते हैं, सबसे पहले इसमें क्या करना है, 83 जो दिया हुआ है
उसमें से जो संख्या बच गया है, कौन, तो 8 बच गया, 8 बटा एक पे रेकरिंग है, एक पे नहीं है, तो एक पे रेकरिंग है तो 9 देते हैं, जिस पे नहीं है 0 देते हैं। इसका ये हल होगा। और अगर 0.75 की बात करते हैं, दोनों पे रेकरिंग है, तो ये हो जाएगा 75, अब बट्टा क्या हो जाएगा 2, 9 हो जाएगा। इसमें कोई भी कठिनाई है। और फिर काके कीजिएगा इस तरह, अगर पूरे को सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 नंबर। मान लें कि 500 और 800 के बीच 12, 16 और 18 से विभाज्य संख्याओं का योग x है, तो x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो 12, 16 और 18 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। यहाँ 2 होगा 6, 8, 9। उसके बाद फिर से अगर 2 से करेंगे तो 3, 4, 9, फिर 3 से 1, 4, 3 हो जाएगा। से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4, तो टोटल 144 आ जाएगा। अब कह रहा है 500 से 800 के मध्य वो संख्या निकालें जो कि 144 से विभाज्य है। तो कितना हो जाएगा, एक 576 हो जाएगा, आएगा 720 हो जाएगा। अब विभाज्य संख्याओं का योग कह रहा है, विभाज्य संख्या का, तो दोनों अगर विभाज्य तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1296 आ जाएगा। अब जब 1296 आ गया वो बराबर कितना हो गया, x हो गया। अब कह रहा है x के अंकों का योग भी, यानी 1 + 2 + 9 + 6 करना है, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 18। सही आंसर हो जाएगा 1। 10 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का योग, पूर्ण संख्याओं का योग 1045 है। इन संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 10 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग है, यानी क्रमागत होगा तो किस तरह होगा, x होगा, x + 1 होगा, x + 2 होगा, डॉट डॉट x + 9 होगा, बराबर कितना होगा 1045 होगा। तो इधर अगर हम जोड़ते हैं तो 10x + 45 बराबर हो जाएगा 1045 हो जाएगा। जब इसे सोचेंगे 10x बराबर होगा 1000, x बराबर होगा 100, क्या होगा, x बराबर 100 हो जाएगा। अब अभाज्य संख्याएं 100 से 109 कौन कौन सा हो सकता है, क्योंकि x बराबर 100 है तो 100 से लेके कितना है 109 तक ही संख्या है मेरे पास, और उसमें अभाज्य संख्या कितना कौन कौन है, तो 101 है, 103 है, 107 है, 109 है। इन सबको कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, तो इस सभी को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 420। अगला प्रश्न है कि ब्याज में वार्षिक चक्रवृद्धि होने पर 8400 रुपये की धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों में एक निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत पर 6115.20 रुपये होता है। ब्याज में छमाही चक्रवृद्धि होने पर उसी धनराशि की उसी दर पर 1.1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन जाएगा, आप इसे होमवर्क रहा, आप इसे बना लीजिएगा। और इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 2780.4 रुपया आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ए और बी ने क्रमशः बिंदु x और बिंदु y से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ किया। रास्ते पर मिलने के बाद बिंदु y और बिंदु x तक पहुंचने में ए और बी ने क्रमशः 5.4 घंटे और 2.4 घंटे का समय लिया। यदि ए की चाल 16 किलोमीटर पर घंटा थी तो बी की चाल क्या थी। तो ए के लिए चाल क्या था, v1 बराबर अगर है 16 किलोमीटर पर घंटा, t1 कितना लगा था 5.4 घंटा लगा था। बी के लिए बात करते हैं तो बी के लिए क्या था, v2 हमको चाल बराबर क्या हुआ, चाल बराबर v2 है, t2 कितना दिया हुआ है 2.4 किलोमीटर पर घंटा। एक हम लोग फार्मूला v1/v2 बराबर t2/t1 के क्या होता है अंडर रूट। तो हमारे पास v1 कितना 16 है, v2 हो जाएगा, और ये 2.4/5/4 है, यानी 4/9 हो जाएगा। इसे सोल्व करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। तो v2 बराबर हो जाएगा 16, v2 बराबर हमारे पास 16 गुना 3/2, आंसर हो जाएगा 24 किलोमीटर पर घंटा। क्या हो जाएगा 24 किलोमीटर पर घंटा, आंसर हो जाएगा 1। एक निश्चित धनराशि ए, बी और सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 3:5 है तथा बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:7 है। यदि बी का हिस्सा 3500 है तो वह धनराशि क्या होगा। ए अनुपात बी बराबर कितना है 3:5 है। अब बी अनुपात सी कितना है 2:7 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, तो 6:10:35 हो जाएगा। अब अनुपातिक योग अगर कहा जाए तो अनुपातिक योग कितना है, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है 51 आ जा रहा है। अब धन राशि बराबर क्या है 100 रुपये, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 10
x बटा अगर ये कॉमन कर देते हैं बराबर कितना 3500, तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 3500 और गुना एक कॉमन अब बटा क्या होगा 10, तो हो जाएगा 17,850 रुपया। आंसर हो जाएगा 2। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 432 रुपये है। जब एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर इसे बेचता है तो 35% लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। माना कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है। 1 गुना 135 बटा 100 बराबर 432 गुना 80 बटा 100 करते हैं, ऐसा प्रश्न में है। तो x बराबर हो जाएगा 432 गुना 80 बटा 135 यानी 256 रुपया। चलिए ऐसे भी बना सकते हैं, एक और भी मेथड है। अगर इसे अथवा मेथड से देखते हैं तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर 100 माइनस x बटा 100 प्लस बाई गुना अंकित मूल्य। तो x क्या है, जहाँ पर x जो है वो छूट है और बाई जो है वो लाभ है। तो 100 माइनस 20 बटा 100 प्लस 35 गुना 432, हमारे पास कितना, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 80 बटा 135 गुना 432 बराबर कितना आ गया 256 रुपया। आंसर हो जाएगा 2। एक चुनाव में उम्मीदवार एक को कुल मान्य वोटों के 75% के बराबर वोट मिले। यदि कुल वोटों में से 15% वोटों को अमान्य घोषित किया गया है और कुल वोटों की संख्या कितना है 5,60,000, तो ए के पक्ष में पड़ने वाले वोट क्या है। तो सबसे पहले तो 5,60,000 का क्या करना है, कुल वोटों में 15% अमान्य घोषित हो गया है, तो 15% आप निकाल दीजिए और जो हमारे पास 85% निकाल दीजिए, जो हमारे पास आएगा 85% उतना टोटल वोट पड़ा और उसमें 75% ए के पड़ा है, तो उसका 75 बटा 100 कर दीजिए तो हमारे पास ए का निकल जाएगा, ये डायरेक्टली है। यानी हमारे पास हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 3,57,000, कितना हो जाएगा 3,57,000 रुपया जो है वो हो जाएगा वोटों की संख्या। आंसर हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है और परिमाप का आंकिक मान उसके क्षेत्रफल के बराबर है। इसके विकर्ण के मान का पूर्णांक भाग ज्ञात करना है। माना कि चौड़ाई क्या है, चौड़ाई जो है वो x है, तो लंबाई क्या हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि 3 मीटर अधिक है। आयत के परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर आयत का क्षेत्रफल। ये प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है। अब 2 इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा, इधर x इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई, इधर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई है। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आएगा 4x प्लस 6 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x। जब और आगे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 6 बराबर 0, और देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। आगे सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0 कर सकते हैं। यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से x का मान जो निकल जाएगा वो है 3। तो चौड़ाई हमारे पास निकल गया क्या, चौड़ाई निकल गया 3, तो लंबाई भी निकल जाएगा कितना 6। अब कह रहा है इसके विकर्ण के मान का पूर्णांक ज्ञात करें। विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी 6 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 9 के अंडर रूट में, यानी अंडर रूट 45 बराबर 6.7। 6.5 तो आया और उसका पूर्णांक करा, तो हमारे पास जो आंसर जो आएगा वो कौन सा आ जाएगा, वो जाएगा तीसरे नंबर 6 हो जाएगा। 4 अंकों के बाद बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 20, 25 और 45 से पूर्णतः विभाज्य हो। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले 15, 20, 25, 45 से पूर्णतः विभाज्य होने के लिए क्या करना होगा, हमें एलसीएम लेना होगा। तो 3 से तो 5, 20, 25, 15, 5 से करेंगे 1, 4, 5 और ये हो जाएगा 3। जब इसे एलसीएम के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 900 रुपया। कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो इतना पूर्णतः से विभाज्य हो जाएगा। तो 4 अंकों के सबसे बड़ी कितना होता है 9,999, उसको 9 से भागा दीजिए और यही जो होगा अगर एक बार में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 बार में अगर
एक बार में करते हैं 900 हो जाएगा, तो कट के आ गया कितना 99 हो जाएगा। फिर 900 एक बार में और लगेगा, ये हो जाएगा 99। हमारे पास जो आ रहा है वो 99 शेष आ रहा है। अगर हम 99 घटा देते हैं 9999 में, तो वही बड़ी संख्या है जो पूरी तरह कट जा रहा है। आंसर हो जाएगा 9900। आंसर हो जाएगा 9900 तीसरा। 94 नंबर प्रश्न का है 3√5 प्लस √125 बटा √80 प्लस 6√5 है, तो उसे क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या है। तो यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसे हल करते हैं। सबसे पहले 3√5 प्लस इसे √25 गुना 5 लिख सकते हैं, बटा √16 गुना 5 भी कर सकते हैं, प्लस 6√5 है। जब इसे आगे शो करेंगे तो क्या होगा, 3√5 प्लस 5√5 हो जाएगा, बटा 4√5 प्लस 6√5 हो जाएगा। यानी अगर √5 कॉमन लेते हैं तो वो कट जाएगा, हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5 3 8 बटा कितना हो जाएगा 10, यानी 4/5 के रूप में आ गया, जो कि एक परिमेय संख्या है। माना n बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 1300, 4660 और 1700 को विभाजित करने पर समान शेषफल बचता है, तो संख्या n के अंकों का योग क्या हो जाएगा। क्या करना रहता है इसमें से, तो इसमें से क्या है, तीनों को एक दूसरे से घटा दीजिए। पहले 4660 से 1300 घटा देंगे, और 6900 को घटा देंगे 4660 से, और तीसरा घटा देंगे 6900 को कितना 1300 से। और जो घटा के हमारे पास आ गया कितना आ गया, ये 3360, ये आ गया 2240, ये आ गया 5660। इन तीनों को जो हमारे पास है वो मसा ले लीजिए। क्या ले लीजिए, मसा लीजिए। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा मसा, वो है 1120। अब इसी का कह रहा है कि n अंकों का योग क्या होगा, यानी 1 + 1 + 2 + 0 यानी 4। आंसर हमारे पास हो जाएगा ये। अगर प्रश्न में कहीं भी रहे कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो इतना इतना को विभाजित करने पर समान शेषफल बचता है, तो हमें पहले एक दूसरे में घटा देना है, और जो घटाने पर आ गया है उसे सबको मसा निकाल लेंगे उसका, तो हमारे पास वो आ जाएगा। एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुना कर दिया, तो हुआ प्रतिशत त्रुटि क्या है। तो माना कि गणना में कितनी त्रुटि हुआ, 5/2 के बजाय क्या कर दिया है 2/5 कर दिया है, और कितने में, तो 5/2 में। उसके 100% निकाल देंगे, हमारे पास त्रुटि आ जाएगा कितना, तो हो जाएगा 21/10 गुना 2/5 गुना 100 बराबर 84% की त्रुटि आ जाएगा। आंसर हो जाएगा 2। एक आदमी ने एक निश्चित राशि में एक घोड़ा गाड़ी खरीदा और 8% की हानि पर बेच दिया। यदि उसे 1800 रुपये अधिक प्राप्त होते तो उसे 14.1/2% का लाभ प्राप्त होता। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। माना कि घोड़े का क्रय मूल्य क्या है, तो 100 रुपया है। अब प्रश्न में कह रहा है x का 114.5% माइनस x का 92%। x बराबर कितना हो जाएगा, तो 1800 रुपया। यदि उसे 1800 रुपया अधिक प्राप्त होते तो अब इसे जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास होगा 114.5x गुना ने माइनस 92x/100 बराबर 1800, तो हो जाएगा 22.5x बराबर 1800 गुना 100। x बराबर हो जाएगा 1800 गुना 100 बटा 22.5, तो x बराबर होगा 8000। क्या हो जाएगा आज बता, घोड़े का क्रय मूल्य कितना हो गया, तो वो हो जाएगा 8000। एक आयत के अंदर 1250 पाई वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला एक अर्धवृत्त खींचा गया है। अर्धवृत्त का व्यास की लंबाई के संपाती यानी कोइंसिडेंट है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए किस तरह है, अगर मान लिया कि यहाँ पर ये आयत है और ये क्या खींचा गया है, एक तरह का अर्धवृत्त खींचा गया है, तो ये जो हमारे पास जो है यार हो जाएगा, और ये जो हमारे पास कितना है वी आर, ये वी आर टोटल जो है वो डी प्रश्न में कह रहा है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है, एक आयत के अंदर अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है 1250 पाई है, यानी π²/2 बराबर कितना हो जाएगा 1250 पाई। पाई काट देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा r² बराबर कितना 2500, यानी 50 के स्क्वायर, तो r बराबर हो जाएगा 50। अब आयत की लंबाई जो हमारे पास है वो हो जाएगा 2r, क्योंकि r है, तो लंबाई जो है 2r, और चौड़ाई हमारे पास क्या है वो है r, यानी ये 100 है और ये
50 है। तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल 100 गुना 50 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा ए। संख्याएं x और y का अनुपात x अनुपात y बराबर 4:5 है। यदि x का मान z से 20% अधिक है तो y का मान z से कितना अधिक है, यह हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, हमको तो k मान के चलना होगा। x और y का अनुपात दिया हुआ है तो कह रहा है कि x बराबर कितना 4k और y बराबर कितना 5k अगर हम मान लेते हैं तो 120% का z बराबर 4k तो हो जाएगा कितना 120/100 z बराबर 4k। ये इसलिए 120% की कह रहा है कि x का मान है जो कि z से 20% अधिक है। तो z के 120% निकालेंगे तभी तो x का मान आएगा। x का मान कितना है तो हमारे पास 4k है। जब इसे सोल्व करेंगे तो z का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 10k/3 आ जाएगा। तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर निकालना है हमको। तो y का z से कितना अधिक होगा ये निकालना है। तो 20% मतलब क्या है, y है 5k, माइनस में से घटाना कितना 10k/3 z को, अब बटा कितने में z में 10k/3 गुना 100 करेंगे। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास 50% डायरेक्टली आ जाएगा। आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 36 और n के मासा HCF और LCM क्रमशः 9 और 180 है तो n का मान क्या होगा। तो फार्मूला होता है 36 गुना n बराबर LCM गुना HCF। n बराबर हो जाएगा कितना, LCM कितना है 180 और HCF 9/36 कर देना है। आंसर हो जाएगा हमारे पास 45। आइए मानसिक क्षमता एवं तर्क शक्ति के प्रश्न को देखते हैं। असंगत युग्म को चयन करें। आंसर हो जाएगा 4 कुत्ते दरवा। पक्षी, सांप और शेर का गुण क्रमशः चहचहाना, फुफकारना और दहाड़ना है, पर कुत्ते का गुण भौंकना है, परंतु यहाँ कुत्ते को दरवा दिया गया है। 8 सैनिक है ABCDFH जो उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति में बैठे हुए हैं। इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। D A के दाईं ओर तीसरे स्थान पर तथा C के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा। D तथा E के बीच में केवल 3 सैनिक बैठे हैं। E तथा F के बीच में केवल 2 सैनिक बैठे हैं। F B के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। A G के पड़ोसी हैं और H D के दाईं ओर बैठा है। H और G के बीच कितने सैनिक बैठे हैं ये प्रश्न पूछ रहा है। बैठने का पंक्ति किस तरह आ जाएगा, तो इस तरह आ जाएगा। यहाँ पर E हो जाएगा, यहाँ पर A हो जाएगा, यहाँ पर G, यहाँ पर F, यहाँ पर D, यहाँ पर B और यहाँ पर C और यहाँ पर H हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, वो हो जाएगा 4। कौन सा हो जाएगा 4 नंबर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। पैसा, रुपया। आंसर हो जाएगा 1 किलोग्राम, क्विंटल। 100 पैसा बराबर 1 रुपया तो 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विंटल होता है। 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विंटल होता है। 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है। यदि प्लस का अर्थ जोड़ना, गुना का अर्थ घटाना है तो इसका जो आंसर हो जाएगा इस व्यंजन का वो हो जाएगा पहला सही है। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो दी गई संख्या श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकती है। आइए देखते हैं ये किस तरह अरेंज किया गया है। तो 40 से 41, 41 से 42, 42 से 43 गया है, यानी +1 +1 +1 किया गया है। अगर 48 से क्या है किया गया है 16 किया गया, यानी गुना 3 था, यानी यहाँ पर भी भागा 3 हो गया है। 48 भागा 3 16 हो जाएगा। आइए क्या किया है भागा 2 किया गया है, और अब क्या किया गया भागा 1 कर दिया जाएगा। तो आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा वो 8 ही हो जाएगा। तो सही आंसर हमारे पास आ गया 1। एक निश्चित कुट भाषा में स्पाइडर को इस तरह लिखा गया है, उसी कुट भाषा में क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा। तो S से -1 किया गया है तो वो है R, P से -2 किया गया है तो है N, I से -1 किया गया है तो वो है H, D से -2 करेगा तो वो है B, और क्या किया गया है E से -1 किया गया है D, और R से -2 किया गया है तो होगा P। यानी -2 -1 से शुरू होता है, -1 से शुरू होता है, इसी तरह -2 -1 -2 के सीरीज में चलता है। अगर उसी तरह हम क्वेश्चन को देखते हैं तो Q को -1 करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा P, और U को -2 करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा तो हो जाए S, और E को -1 करेंगे तो मिल जाएगा D, यानी PSD से शुरू आंसर हो जाएगा 4। एक विशिष्ट उस भाषा में लव को इस तरह लिखा जाता है तो स्वीट को कैसे लिखा जाएगा। लव L+ क्या है 2 बराबर हमारे पास होगा N,
और O+2 होगा Q, V+2 होगा X और E+2 होगा G। उसी तरह हम स्विच को देख लेते हैं। S+2 बराबर U, W+2 बराबर बाई, E+2 बराबर G, यानी U/GG आंसर हमारे पास हो जाएगा 4 नंबर। एक महिला का परिचय देते हुए रमन ने कहा, वह मेरे दादाजी की बहू है। उस महिला का रमन से क्या संबंध है? आंसर हो जाएगा 3, भाई की पत्नी। रमन के दादाजी की बहू रमन की माँ हुई, क्योंकि महिला रमन की माँ है की बहू है, अतः वह महिला रमन की पत्नी होगी या भाई की पत्नी होगी। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा भाई की पत्नी। प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा ये देखना है। Q से S गया, S से U गया, U से W गया। यहाँ पर क्या है +2 हो रहा है। अब 18 से 16 -2 और 16 से हमारे पास क्या है 13 -3। अब क्या होगा -4 तक। -4 कितना हो जाएगा 9। आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 नंबर। 110 की अगर हम बात करें तो किस तरह अरेंज किया हुआ है। D से F गया है +2, F से H गया है +2, S से J गया है +2 है। अब K से J -1, J से I -1, I से H -1। अब M से हमको P देखना है। M से P जो है +3 है, तो उसी तरह इससे भी +3 देखना होगा। इससे +3 जो होगा वो बाई होगा। IS से -1 कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जा रहा है G। और J से +2 क्या हो रहा है L। हमारे पास जो आ रहा है ऑप्शन 4 नंबर। विशाल और राधिका एक कमरे में बैठे हैं। विशाल की सास और राधिका की सास जो अपनी माँ की इकलौती पुत्री है, क्रमशः माँ पुत्री है। विशाल का राधिका से क्या संबंध है? आंसर हो जाएगा 2, ससुर। हरदीप जगजीत और रोहन ईमानदार है। कमल जगजीत और गौरव महत्वाकांक्षी है। रोहन जगजीत और कमल मेहनती है। गौरव हरदीप कमल बुद्धिमान है। इनमें से कौन ना तो महत्वाकांक्षी है और ना ही मेहनती है? तो इसे अगर जल्द बनाना है तो इसे इस तरह आपको लिखना होगा, हरदीप जगजीत रोहन कमल और उसके बाद क्या होगा गौरव। और एक तरफ से आपको ईमानदार, महत्वाकांक्षी, मेहनती और इन्हें बुद्धिमता, और इस तरह आपको टिक मारना होगा कि इनमें कौन कौन से है। इसमें अगर 2 लोग हैं तो हमें उस तरह ही टिक लगा के इस तरह एक बनाइएगा डायग्राम, तो काफ़ी आसानी से प्रश्न बन जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1, हरदीप। 8 मित्र दिया हुआ है। PQRS TUV तथा W केंद्र के विपरीत दिशा में मुख करके एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हुए हैं। उनकी इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। Q T के दाईं ओर तीसरे तथा P के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। U और V के बीच में केवल 2 मित्र बैठे हैं। V P या T के पड़ोसी नहीं है। W R के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठे हैं। तो कौन सा कथन सही है? अगर इस तरह आप बनाइएगा ग्राफ, यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर U हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो T बैठेगा, यहाँ पर 3 है तो S, यहाँ पर 4 है तो V, यहाँ पर 5 है तो Q, यहाँ पर 6 है तो R, यहाँ 7 है तो P, यहाँ 8 है तो क्या हो जाएगा W। यहाँ ध्यान देना है कि पहले हमारी तरफ जब केंद्र की ओर मुख किया रहता था तो बायां इस साइड होता था, लेकिन दायां इस साइड, लेकिन इसमें उल्टा होगा। यहाँ पर ये देखिएगा, ये दायां होगा और ये बायां होगा, और इधर में अगर देखते हैं तो ये बायां होगा और इधर ये दायां होगा। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि केंद्र के बाहर मुख किए हुए इस तरह। तो इसका आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा चौथे नंबर पे, VS के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अगला है कथन एवं निष्कर्ष के प्रश्न। कथन एवं निष्कर्ष के प्रश्न क्या है? कुछ चील पक्षी है। यहाँ पर जो है वो चील है, कुछ चील जो है वो क्या है पक्षी है। उसके बाद कह रहा है सभी पक्षी जो हैं वो काले हैं। सभी पक्षी जो है वो काले हैं। अब हमारे पास है कुछ काले पक्षी चील हैं, बिल्कुल सही। कुछ काली चीज़ें चील हैं, ये भी सही है। यानी दोनों कथन एवं निष्कर्ष सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। वृत्त शिक्षित व्यक्तियों को निरूपित करता है। त्रिभुज शहरी व्यक्तियों को निरूपित करता है। मेहनती व्यक्तियों को निरूपित करता है वर्ग। तो बताइए कि आयत ईमानदार व्यक्तियों को निरूपित करता है, तो कौन सा होगा कि अशिक्षित ईमानदार मेहनती व्यक्तियों को निरूपित करता है जो शहरी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ये हमारे पास जो ये है वो हो जाएगा ऑप्शन D।
ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा जिसमें अशिक्षित ईमानदार मेहनती व्यक्ति है वो है डी। दिन का रात से वही संबंध है जो ठंड का किससे है, तो वो है गर्मी से। आंसर हो जाएगा 2। दिए गए पैटर्न के स्थान पे क्या होगा, हल करना होगा। एक में अगर हम देखते हैं, अगर 4 गुना 8 करते हैं तो कितना होगा, 8 चौक 32 प्लस ये 18 जोड़ देंगे, 18 गुना 1 तो हो जाएगा 50। ये अगर हम करते हैं 6 गुना 3 कितना है, 6 गुना 3 18, आई 15 गुना क्या करते हैं 5, 15 15 गुना 5 बराबर 75 और 18 कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा, 75 18 93। इसी तरह करते हैं 9 छक 54, 7 पचे 35, 9 8 कितना हो जाएगा 89। आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर। यदि टी का अर्थ घटाना है और के का अर्थ है भाग, जे का अर्थ है गुना, क्यू का अर्थ है जोड़ना, तो निम्नलिखित में मान क्या होगा, आंसर हो जाएगा 4 9 हो जाएगा मान। 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार असंगत है, एक असंगत शब्द का चयन करना। CD रोम, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड। इसका आंसर हो जाएगा 4 कीबोर्ड। CD रोम, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क ये तीनों किसी न किसी रूप से डेटा को संग्रहित स्टोर कर रहा है, जबकि कीबोर्ड जो है आंकड़ों को कंप्यूटर में डालने का एक इनपुट यंत्र है। एक सभा में 7 सदस्य हैं, एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे हुए हैं। ई के जो बाएं ओर है केवल 2 सदस्य बैठे हुए हैं, इस तरह के बैठे हुए हैं। वो कह रहा है ई के बाएं ओर सिर्फ 2 सदस्य बैठे हुए हैं, कौन कौन है भाई, तो एफ ई के ठीक दाएं बैठा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कौन सा, एफ दाएं बैठा है। सी बी के ठीक बाएं बैठा है, सी जो है बी के ठीक बाएं बैठा है। यहाँ पर अगर सी है तो यहाँ पर बी हो जाएगा, बी के बाएं बैठा हुआ है। डी पंक्ति के छोर पर नहीं बैठा हुआ है, डी नहीं बैठा तो यहाँ पर डी बैठा हुआ है। जी पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है, जी जो है पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है। ना तो ए और ना ही डी पंक्ति के ठीक बीच में बैठे सदस्य के निकटतम पड़ोसी हैं, तो पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है, यहाँ पर ए हो जाएगा। तो पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो वो बैठा हुआ है, होगा ए। आंसर हो जाएगा 4। कुछ विद्यार्थी की एक पंक्ति में आशा दाएं सिरे से 532वें है, दाएं सिरे से 532वें नंबर पे है कौन, तो आशा, और बाएं सिरे से 462वें नंबर पे है, यानी 461 या 531 या एक खुद आशा। उस पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 461 531 प्लस 1 यानी 3 9 9 993। आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, सौम्या बाएं सिरे से 17वें स्थान पर है, किरण के दाएं और 13वें स्थान पर है, जो दाएं सिरे से 37वें स्थान पर है। यानी अगर मान लिया कि यहाँ पर किरण है और यहाँ पर सौम्या है। अब कह रहा है सौम्या बाएं सिरे से 17वें स्थान पे, यहाँ से ये 17वें स्थान पे है, और कह रहा है कि किरण से दाएं 13वें स्थान पे, और किरण के दाएं, किरण के जो है दाएं के वो कितने स्थान पे है, वो 13वें स्थान पे, यानी वो 12 हो गए। जो दाएं सिरे से 37वें स्थान पे, यानी किरण जो इधर से है वो कितने हैं, 37वें स्थान पे है। यदि वे सभी उत्तर की ओर अभिमुख हैं तो पंक्ति में व्यक्तियों के कुल संख्या कितना हो जाएगा, तो ये कितना निकल जाएगा, तो ये तो निकल जाएगा 24, क्योंकि ये एस जो है हमारे पास वो हो जाएगा 23वें स्थान पे, और ये 12 हो गया तो ये हो गया 3। हमारे पास पंक्ति में कुल व्यक्ति कितना हो गया, हो गया 17 प्लस 24 माइनस 1 बराबर 41 माइनस 1 बराबर 40। आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर। ब्लॉक को इस तरह लिखा जाता है, फ्लैंक को इस तरह लिखा जाता है, तो वाइल को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए कि किस तरह लिखा गया है, बी प्लस 3 बराबर ई हो जाएगा, एल प्लस 0 बराबर एल लिखा गया है, ओ प्लस 6 बराबर हो जाएगा यू, और क्या लिखा गया है, सी अब प्लस 0 बराबर लिखा गया है सी, लास्ट में क्या है के प्लस 9 लिखा गया है टी। हमारे पास पहले से तो यही निकलता है। दूसरे को देखते हैं, फ्लैंक, एफ जो हमारे पास आ रहा है एफ का, वो एफ प्लस 0 बराबर क्या हो जा रहा है, एफ प्लस 3 आई हो जा रहा है, एल प्लस 0 हमारे पास एल हो रहा है, ए प्लस 6 कितना हो जा रहा है, तो वो हो रहा है जी। इस तरह अगर करते हैं सीरीज बन रहा है कितना, +3 0 प्लस 6 0 प्लस 9, अगला अगर होता तो फिर होता +0, उसके बाद होता 12। तो हमारे पास इस सीरीज़ के अनुसार देखते हैं
वाइल के अगर +3 करेंगे W के तो वो होगा हमारे पास कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा Z। अगर H को +0 करेंगे तो H ही हो जाएगा। I को +6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा O। L के क्या करना है, +0 तो L ही हो जाएगा। I को +9 करेंगे तो N हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 3। गणितीय चिन्हों का प्रयोग करके समीकरण हल करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 20 मीटर दक्षिण की ओर चलती है कौन, दक्षिण। फिर वह बाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। कहाँ चलती है, 30 मीटर चलती है, 30 मीटर। उसके बाद वह दाएं मुड़ती है और उसके बाद 30 मीटर चलती है, ये भी 30 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। उसके बाद वह अंतिम बार क्या करती है, दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। कहाँ चलती है, 20 मीटर चलती है। प्रश्न में कह रहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। शुरुआत में ये 20 मीटर चलती है और ये 10 मीटर है, टोटल कितना हो जाएगा, 30 मीटर। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा नंबर, 30 मीटर। 4 शब्द दिए गए हैं, 3 एक समान है, एक डिफरेंट है। डिफरेंट को काटना है कौन सा, छेनी, रेख, हसिया, बेलचा। और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 छेनी, क्योंकि छेनी से बेलचा, हसिया और रेख स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं तथा ये मजदूर या किसानों द्वारा उपयोग किए जाते हैं, परंतु छेनी शिल्पकार का औजार है जो छेनी और हथौड़ी की सहायता से कलाकृति बनाती है। अगला प्रश्न है, रोहन और हरि का भाई वीर है, रीता की हरि की माँ है, राम मोहन का पिता है, वीर का राम से क्या संबंध है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, चौथे नंबर पे पुत्र हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में ब्यूरो को इस तरह लिखा जाता है, नंबर को इस तरह लिखा जाता है, तो डिटेक्ट को क्या लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं किस तरह लिखा गया। BUREAU और नीचे लिखा गया है क्या है, तो RUBUAE। इसे यहाँ कर दिया गया, इसे यहाँ कर दिया गया, इसे यहाँ कर दिया गया है। और इनमें जो देखते हैं कि इसमें जो किया गया है, एक यहाँ किया, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी 2 को क्रॉस का बना है। उसी तरह अगर हम DETECT को लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा T, यहाँ हो जाएगा E, यहाँ होगा D, यहाँ होगा T, यहाँ होगा C, यहाँ होगा E। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर, क्योंकि ये यहाँ 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 ये यहाँ यहाँ और यहाँ, आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर। चलिए, प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगा ये देखना है। 53 + 3 54, 54 + 5 59, 59 + 7 करेंगे 66, क्योंकि 66 + 9 75 हो रहा है, 75 + 11 जो हमारे पास है वो 86 आ रहा है। तो आंसर हमारे पास कौन सा आ रहा है, 66। दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कीजिए। आइए देखते हैं। 342, 215, 124, खाली स्थान है, 26 है, 7 है। वैसे एक बार में 342 से 215 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा। 215 से 124 से 91, ये सब माइनस में हो रहा है। और यहाँ पर से कुछ करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन फिर इसके बाद ये नहीं, 26 से अगर हम 7 करते हैं तो क्या हो जाएगा, -19 हो जा रहा है। 26 से 7 -19। अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो 127 से 91 कितना है, 36 का। 91 से ये क्या होगा ये नहीं पता है, और यहाँ पर से भी नहीं पता है। लेकिन यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो आ रहा है वो कितने आ रहा है, तो ये 18 का, ये प्लस में ये 18। यहाँ देख रहे हैं कि 18 + 6 करेंगे तो 24, और 24 + 6 करेंगे 30 होगा। तो 91 में से क्या है, -30 कर देंगे, हमारे +30 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 61। क्या हो जाएगा हमारे पास, 61। जब इसे जोड़ेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 63। क्या हो जाएगा, 63। यानी आंसर जो हमारे पास आ जा रहा है वो है कौन सा, तो 2 नंबर। 124 - 61 बराबर कितना हो जाएगा, 63। 8 मित्र है जो कहाँ पर है, मेज के केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठा हुआ है। जब इसे आप अरेंज कीजिएगा तो हमारा जो मिलेगा किस तरह है, इधर अगर C हो जाएगा, यहाँ पर B होगा, यहाँ पर E होगा, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर G होगा, यहाँ पर D होगा, यहाँ पर F होगा और यहाँ पर A होगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा कौन सा हो जाएगा, वो चौथे नंबर G होगा। निम्नलिखित स्ट्रिंग में से कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या अक्षर है लेकिन उसके बाद कोई संख्या नहीं है। तो हमें देखना है पहले अक्षर प्रतीक फिर अक्षर का प्रतीक। जो हमारे पास जो आंसर आ जा रहा है वो कौन आ रहा है वो हमें देखना। तो सबसे पहले तो आ रहा है H %y वाला हमारे पास आ रहा है। एक और आ रहा है RNP, ये आ रहा है। कह रहा है कि ठीक पहले एक अक्षर हो लेकिन उसके बाद कोई संख्या
नहीं हो। तो इसका कितने आ रहा है, 2 आंसर। कितने अक्षर ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक के बाद एक संख्या है? इसका जो हमारे पास आंसर आ रहा है वह है A7 आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं H6 जो हमारे पास आ रहा है, उसके बाद T8 आ रहा है, दूसरा आ रहा है। तीसरा की अगर हम बात करें तो G9 आ रहा है। पाँचवा की बात करें तो हमारे पास आ रहा है R6। इसी तरह हम देखेंगे तो K5 भी आ रहा है, Q7 भी जा रहा है, यूपी नहीं P3, सॉरी यूपी नहीं P3 आ रहा है। हमारे पास टोटल 7 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, टोटल 7 आ रहे हैं। 3 3 6 1 7। दिए गए विकल्पों में प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आता है वो देखना है। D से E गया +1, E से F गया +1, और उसके बाद हमारे पास आया वो होगा G। हमारे पास तो 1 मिल गया। अब कह रहा है F से H गया +2 और H से J गया +2। J से अगर हम +2 करेंगे तो कौन सा मिल जाएगा हमारे पास, वो मिल जाएगा L। यानी G और L तो हमारे पास मिल गया। अब लास्ट में देखना है कौन है, तो इसमें से 3 3 का है। हमारे पास H से K गया +3, K से N गया +3, तो अब जाएगा जो हमारे पास वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Q। आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर। चलिए, स्टॉप सीज स्टार्ट क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 4, कमेंस हो जाएगा। स्टॉप और सीज परस्पर समानार्थी शब्द है, उसी प्रकार स्टार्ट और कमेंस जो है परस्पर समानार्थी है। 4 शब्द दिए गए हैं, 3 किसी प्रकार एक समान है, एक असंगत है। चलिए देखते हैं। मोर, गोरैया, मुर्गी, शुतुरमुर्ग। सही आंसर हो जाएगा 4, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग उड़ान विहीन पक्षी है, शुतुरमुर्ग अन्य तीनों से भिन्न है। अगला है प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सा आएगा, ये देखते हैं। 6 गुना 3 करते हैं, 6 गुना 3 करते हैं और +1 जोड़ते हैं तो 19 आ रहा है। 12 चौ 48 +1 49। अब 21 गुना कितना करना है, 4 करते हैं तो 84 आ जाएगा, +1 जोड़ेंगे तो 85 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा 4। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति का प्रश्न है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो है दूसरे नंबर पे। अगला प्रश्न है कि 12 बजे दोपहर से पूर्व कितने मिनट होते हैं यदि 9 मिनट पहले सुबह 10 बजे के बाद जितने मिनट थे उसका दुगना था। इसका आंसर हो जाएगा 3, 37 मिनट। प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी आकृति आएगी, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। 141 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2। 142 की बात करें, नियम विरुद्ध अपचारिक किशोर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4, बालोचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बालोचित। यहाँ दूसरा शब्द पहले शब्द की विशेषता बतलाता है या परिभाषित करता है। अपचारिक अर्थ है नियम विरुद्ध काम करने की प्रवृत्ति। बालोचित का अर्थ है बाल सुलभ व्यवहार प्रदर्शित करना यथा किशोर। अगला है प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा ये देखना है। तो 6 से 11 है, कितना है, +5 है। 11 से 33 है, +22 है। 33 से 65 है, +32 है। और 65 से 141 है, कितना हो जाएगा, +76 है। 141 से कितना जाएगा ये हमें देखना है, लेकिन उससे पहले जो हमें है कि 5 से 22 गया है वो कितना है, +17 है। और 22 से 32 गया है, +10 है। और 32 से 76 गया है तो वो क्या है, हो जाएगा वो है +44 है। तो यहाँ पर जो हमारे पास है 5 गुना 2 हो रहा है, 44 22 गुना 2 हो रहा है, 64 32 गुना 2 हो रहा है। तो अगला बार जो हमारे पास हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 44 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64। तो 76 + 64 कितना हो जाएगा, 76 + 64 हो जाएगा हमारे पास 140। 140 और +141 कितना आ जाएगा, 281। आंसर हो जाएगा 3। असंगत देखना है, दराज, कॉटन, कीट, थैला में। सही जवाब हो जाएगा 1, दराज। दराज को छोड़कर अन्य सभी का उपयोग वस्तुओं को पैक करने या ढोने में किया जाता है। चलिए 14 और 45 में क्या रिलेशन है, तो 14 गुना 3 चौतिया 42 +3 45 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम देखते हैं 17 गुना 3 सतरतिया 51 +3 कितना हो जाएगा, 54। आंसर हो जाएगा 4। यस नो इफ इट, देन इसमें कोई ना कोई शब्द अंकित है। यस वाले फलक के विपरीत फलक पे अंकित शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर देखना है कि यस से लेके क्लॉकवाइज घूम जाना है। तो यहाँ पर होगा यस होगा, इफ़ होगा, नो होगा। यहाँ पर क्या होगा, यस होगा, इट होगा और उसके बाद इज होगा। अब हमारे पास आई एन है जो किसी में नहीं है, यानी यस के जो विपरीत कौन हो जाएगा, वो आई एन हो जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा चौथे नंबर। 147 नंबर की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा दूसरा नंबर।
148 के बाद एक व्यंजक है, उसे हल करना है, तो आंसर हो जाएगा 1। 149 नंबर की बात करते हैं, देखते हैं किस तरह ये अरेंज किया। CHART है, यहाँ पर TRACH है, ए को तो डायरेक्ट यहीं रखा है, सी यहाँ ले गया है, सॉरी सी जो हमारे पास है वो यहाँ गया है, एच जो हमारे पास है वो यहाँ गया है, और आर जो है यहाँ है, और टी जो है यहाँ है। इसी तरह अगर हम वर्ल्ड को लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लास्ट में जो हमारे पास WORLD, यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो ओ जो है जो सबसे लास्ट में चला जाएगा, W उसके बाद में आएगा, और यहाँ पर D है जो सबसे लास्ट में चला जाएगा, L उसके बाद आएगा, और R को तो बीच में ही लिखना है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 2। 150 नंबर की बात करें कि निम्नलिखित श्रृंखला को प्रश्नवाचक पे प्रतिस्थापित करना है। आइए देखते हैं किस तरह है। 2 से हमारे पास क्या गया है, 2 से 91 को अगर हम देखते हैं +89 है, 91 से 176 को देखते हैं तो +85 है, और 176 से अगला क्या जाएगा हमारे पास वो देखना है। तो क्योंकि इसमें से 89 से 85 -4 हो गया है, तो 85 से -4 करेंगे कितना, 81। 176 81 जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है, 275 आ रहा है आंसर हमारे, सॉरी 275 नहीं आ रहा है, 200 कितना आ रहा है, 257 आ रहा है, आंसर हो जाएगा ए। ये था किरण पब्लिकेशन के वॉल्यूम 2 में दिया हुआ बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।